भाई आप लोग जो हैं स्पेशली फर्स्ट ईयर वाले और इंटर कोचिंग वाले मेगा टेस्ट मॉक टेस्ट नहीं देते, डरते हैं, इसीलिए मैंने 3 चैप्टर ऐड किए हैं। ऐसा समझे हाफ इंटर आपकी इनमें हो गई। बाकी जो बचे हैं चैप्टर, जो अगली टेस्ट होगी उसमें वो इंक्लूड होंगे, जो पढ़ाऊंगा वो नहीं होंगे, क्योंकि जो पढ़ाऊंगा वो सिलेबस में ही नहीं है। अभी सिलेबस आज पूरा है हमारा, तो अब जो पढ़ेंगे चैप्टर वो काम के नहीं है, इसीलिए जो अगली टेस्ट लूंगा, जो चैप्टर मैंने छोड़ दिए हैं, होमियोस्टेसिस, सपोर्ट मूवमेंट, केमिकल कोऑर्डिनेशन, नर्व कोऑर्डिनेशन, जेनेटिक्स, इन सब 5 चैप्टर में से अगली टेस्ट होगी। अभी बता रहा हूं 3 वीक पहले, रेडी फॉर द नेक्स्ट टेस्ट। टेस्ट कौन देगा? मैं फिजिकल करवाऊंगा टेस्ट। हाँ फिजिकल होगी भाई, फिजिकल होगी। और मैंने पता है सर वालों को ये कहा है कि भाई फिजिकल टेस्ट करने के लिए कम से कम 2 टेस्ट में से एक फिजिकल करें एंट्री में और एक वो करें, ताकि चैट जीपीटी वालों का पता चले। हाँ आपके माथे पे स्कोर लिखा हुआ होता है बट पेपर में उससे ज्यादा होता है, तो दे नहीं, आप चैट जीपीटी यूज नहीं करते। बड़े ही माँ, आपके अंदर एक फॉल्ट है, टेंशन। रौनक कार्य वाही कोन ना रौनक 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 साथ रौनक हुई हाणे ना सुञाई वठ करे वही दवा बिना रौनक जे असां ते फर्क पवे दो। बिल्कुल। शुड वी स्टार्ट नाउ? आज का मजेदार, लजीज, चटपटी, टेक्निकल, अड़े चाहे केमिस्ट्री लिखियल आ जा इहो त अॻ में त इन्ही खे मां डिलीट कयां। असां बायो वारनि जो कहिड़ो कमु, त केमिस्ट्री जो ॾिसूं, मूं वरी केमिस्ट बायो ई विसरी वञे। हाँ वो मां ख़बर आहे, तॾहिं त मां ॾिसण ई नथो चाहियां केमिस्ट्री जे प्रॉब्लम खे। ॾुखियो आहे बाबा, ॾुखी के ॾुख ई घणा न। हाँ लेक्चर की रिकॉर्डिंग कजो, हो रही होगी या नहीं हो रही हो? लेट मी चेक। हो गई, अभी हो गई, ये हो गई, ये रिकॉर्डिंग हो रही है जूम ऐप पे, सुन लें भाई मजेदार बात। क्या आपको पता है कि व्हाट इज वैक्सीन? वैक्सीन, वैक्सीन का मतलब है ऐसा कोई केमिकल फिल्ड जो बॉडी को दिया जाए, बॉडी उसको देख के इम्यूनिटी बना ले। बॉडी को इम्यूनिटी बनाने के लिए ट्रिगर करने वाला केमिकल फिल्ड इज कॉल्ड एज वैक्सीन। और ये जो वैक्सीन है ये कंटेन करती है पैथोजन के टॉक्सिन्स, पैथोजन की एंटीजेंस, पैथोजन के घोस्ट। घोस्ट समझते हैं? खाली खोखा, यानी वायरस है तो वायरस की प्रोटीन है, सरफेस एंटीजन प्रोटीन है, अंदर डीएनए नहीं है। या एंटीजन, एंटीजन से क्या आदमी को, ऑर्गेनिज्म को पता लग सकता है कि ये किसका है, ये कौन है। हाँ आपको मैं अगर एनआईसी दिखाऊं, आपको पता लग जाएगा ना कि सर का विलेज कौन सा है, कहाँ बैठा है, नाम क्या है, बाप का नाम, एनआईसी है, वो सब कुछ एंटीजन से एनआईसी है। तो अगर हमारी बॉडी एंटीजन को देख ले, एंटीजन को देख के ही तो एंटीबॉडी बनाई जाती है यार, क्योंकि एंटीबॉडी जो अटैक करती है वो एंटीजन पे करती है। हम कहते हैं एंटीबॉडी पैथोजन को किल करती है, असल कहना ये चाहिए एंटीबॉडी पैथोजन के एंटीजन को पकड़ती है, किल नहीं करती, किल करवाती है। जब एंटीबॉडी पकड़ लेती है पैथोजन को
जैसे 1000 एंटीजन लगे हुए हैं ना, तो 1000 एंटीबॉडी वहां पे चिपक जाएंगे, पैथोजन मूव नहीं कर पाएगा, क्योंकि बहुत हजारों लाखों एंटीबॉडीज चिपक जाएंगे। फिर WBC आएंगे, वो खाएंगे, वो देखेंगे ये हुजूम बना हुआ है एंटीबॉडीज का, चिपके हुए हैं, हाँ, फिर कहेंगे चोर पकड़ा है एंटीबॉडीज ने, WBC आके खाएगा पैथोजन को। इट में भी न्यूट्रोफिल, इट में भी साइटोटॉक्सिक सेल, समझ रहे हैं ना, इट में भी डेंड्राइटिक सेल। तो घोस्ट वैक्सीन कैसे होगी? घोस्ट वैक्सीन होगी नहीं, बनाएगी नहीं, घोस्ट वैक्सीन है भाई। पोलियो के कतरे आप बच्चों को पिलाते हैं, पोलियो के कतरे के अंदर पता है क्या होता है? पोलियो वायरस होती है इनएक्टिव फॉर्म में, पोलियो वायरस का घोस्ट होता है, मतलब ये पोलियो वायरस की प्रोटीन है, इससे आप जो RNA है वो निकाल लेते हैं। विदाउट कोर वायरस होती है, उसको हम घोस्ट कहते हैं। तो क्या मैं इसको इनएक्टिव वायरस या इनएक्टिव पैथोजन कहूं? तो लिख लें कि भाई वैक्सीन में इनएक्टिव पैथोजन होते हैं या वेरी वीक पैथोजन होते हैं, इतने वीक के अटैक ना कर पाए, इतने भी वीक नहीं कि रिएक्टिव हो सकें। तो भाई वैक्सीन है फोटो दिखाना बॉडी को पैथोजन का, नॉट रियल पैथोजन। पता होता है ना, मिरर में अपने आप को देख के भौंकता है क्यों? ये कोई और है। मुर्गा अपने आप को देख के लड़ता है, क्यों? ये कोई और है। तो हम बॉडी के साथ भी ऐसा करते हैं ये लखन के ले दो खिलन ॾाढो भलो अथसि हमारी कार, मुंहिंजो खिलण भलो न आहे, पोइ बि मां खिली खिल निकिरी वेंदी आहे, मां छा कयां चंडराओ पर निभागाओ, इहो खिलण भलो हुयो अल्लाह अकबर। सुन ले भाई, तो बच्चे को हम पोलियो वायरस देते हैं, पोलियो वायरस का फोटो देते हैं ताकि बच्चे की बॉडी वायरस का यो पढ़ाकू बाहर हरू भरू वयो हलियो पोयां। तो बच्चे की बॉडी फोटो देख के क्या बना लेती है? सच्ची मुच्ची एंटीबॉडी बना लेती है। फायदा क्या होता है? फायदा ये होता है कि जब सच्ची वाली पोलियो वायरस आती है तो हमारे पास एंटीबॉडी, अगर एंटीबॉडी ना बना ले, झूठे पैथोजन बॉडी को दिखा के, तो पोलियो वायरस ऐसी है, एक दफा अगर पोलियो कर लेना तो पोलियो वायरस करती क्या है? न्यूरॉन को कट करती है, और न्यूरॉन कट करने के बाद दोबारा बनते ही नहीं है। तो इसकी प्री वैक्सीन ही है, पोस्ट है ही नहीं। तो क्या आपने सीखा कि प्री वैक्सीन और पोस्ट वैक्सीन में क्या फर्क है? बीमारी होने के बाद अगर वैक्सीन लगवाएं वो, और कौन सी बीमारियों की वैक्सीन लाजमी है? पहले जो खतरनाक हो, जिनका इलाज ना हो, इनका पहले स्मॉल पॉक्स से डेथ होती है। एक साइंटिस्ट था सबसे पहले जिसने वैक्सीन डिस्कवर की, इसका नाम है एडवर्ड जेनर। फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हैं वायरस में कि इस साइंटिस्ट ने क्या किया, देखा कि लोगों को एक बीमारी हो रही है जिसका नाम है काउ पॉक्स। जो कलेक्ट करते हैं मिल्क, उनके हाथों पे ऐसे बुलबुले बन रहे थे, पॉक्स बन रहे थे। बीमारी को नाम दिया गया काउ, क्योंकि काउ पॉक्स, क्योंकि काउ से हो रही थी लोगों को, मिल्क कलेक्टर को। और इसने नोट किया कि काउ पॉक्स जिन लोगों को होती है वो मरते नहीं। दूसरी बात इसने नोट की, सुन ले, नोट क्या किया कि जिनको काउ पॉक्स होती है उनको स्मॉल पॉक्स नहीं होती। और तीसरी बात नोट की कि स्मॉल पॉक्स भी लोगों को होती है, बट उनको होती है जिनको काउ पॉक्स पहले नहीं हुई, और स्मॉल पॉक्स जिनको होती है उनकी डेथ होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो खतरनाक कौन सी? और इससे कभी भी कोई आदमी नहीं मरा। इसने समझा कि जिस आदमी को काउ पॉक्स हुई है उसी को कभी भी स्मॉल पॉक्स नहीं हुई। इसकी वजह बताऊं? ये पूछ रहा है, ये बता रहा है एडवर्ड जेनर। लोगों ने कहा बताओ, इसने कहा कि वजह ये है कि काउ पॉक्स और स्मॉल पॉक्स के ऊपर जो एंटीजन है ना वो एक जैसी हैं। जब काउ पॉक्स अटैक करती है तो बॉडी काउ पॉक्स के लिए इम्यूनिटी बनाती है, तो काउ पॉक्स को मारने के लिए वो एंटीबॉडीज काम आती हैं। बट जब स्मॉल पॉक्स होती है तो वही इम्यूनिटी स्मॉल पॉक्स के लिए यूज होती है, क्योंकि एंटीजन सरफेस प्रोटीन काउ पॉक्स जैसी हैं।
समझ आ रही है बात, समझ आ रही है। तो इसने कहा एक आदमी चाहिए मुझे, कोई बच्चा चाहिए एक्सपेरिमेंट करने के लिए, और लोगों ने दिया। जेम्स नाम 8 साल का बच्चा दिया लोगों ने कि भाई खैरात में ये बच्चा है, एक्सपेरिमेंट करो इस पे। और इसने क्या किया, उसको इंजेक्शन लगाई काउपॉक्स की, बच्चे को काउपॉक्स हो गई, कुछ वीक्स के अंदर वो सेट हो गया। फिर उसने इंजेक्शन लगाई स्मॉल पॉक्स की, स्मॉल पॉक्स नहीं हुई। इंजेक्शन करने के बाद भी नहीं हुई, तो इसने कहा देखो ये काउपॉक्स इंजेक्ट करना, एक्टिव फॉर्म ऑफ वायरस इंजेक्ट करना, ये वैक्सीन है। अच्छा, यहां पे एक्टिव फॉर्म क्यों यूज हुआ? ज्यादातर इनएक्टिव फॉर्म यूज होता है वैक्सीन में, क्योंकि ये वायरस खतरनाक नहीं था, ये कंफर्म था ये डेथ नहीं करवाएगा। तो असल में इसकी वैक्सीन बनाई है, किसकी? स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन फ्रॉम बाय यूजिंग काउपॉक्स। तो क्या काउ स्मॉल पॉक्स डायरेक्ट एक्टिव लगा सकते हैं पहले? है कौन आदमी? समझ आ रही है? चलें भाई, तो हिस्ट्री ये है। अब कुछ एग्जाम्पल हैं कि वैक्सीन आप बना सकते हैं आरडीएनए टेक्नोलॉजी से। सिंपल, तो सिंपल कि भाई आप क्या करेंगे, आप जीन लेंगे वायरस का, बैक्टीरिया का, किसका? पैथोजन का। मैं पैथोजन कह रहा हूं, बात खत्म। कौन सा जीन? जीन लेंगे एंटीजन बनाने वाला। सरफेस प्रोटीन कहूं, सरफेस मार्कर कहूं, कोट कहूं, ठीक है। वायरस का या पैथोजन का, जो भी पैथोजन है उसका जीन लिया, वो जीन आपने इंसर्ट किया इनटू द बैक्टीरियल प्लाज्मिड यानी वेक्टर में। तो क्या बनाया आपने वेक्टर को? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और बैक्टीरिया को कहा कि एंटीजन बना के दो, तो बैक्टीरिया क्या बना के देगी? इसका जीन है एंटीजन बनाने वाला। तो अब लाखों करोड़ों के फॉर्म में आपको क्या मिल गया प्रोडक्ट? एंटीजन। किसकी? खतरनाक वायरस की, खतरनाक पैथोजन की। तो आप पैथोजन बच्चे को एक्टिव नहीं पिलाएंगे, उसकी एंटीजन पिलाएंगे। बच्चे को लगेगा कि ये सच्ची मुच्ची पैथोजन है, तो बच्चा इस एंटीजन को देख के इम्यूनिटी बना लेगा। तो ये एंटीजन इज अ वैक्सीन। ओके, बाय आरडीएनए टेक्नोलॉजी। चलें भाई, उसके बाद आप वैक्सीन बना सकते हैं एक और तरीके से। वो तरीका मैं बताऊंगा स्किन कैंसर के लिए आप कैसे एंटीबॉडीज बनाते हैं। वैक्सीन बनाने का और तरीका भी पढ़ाऊंगा, बट उससे पहले चंद बातें हैं वो मैं आपको पढ़ा लूं। मुझे बताएं कि आपने पढ़ा है कि जो जीन थेरेपी है वो बायोटेक्नोलॉजी का रोल है ना, ये भी मेडिसिन में, हेल्थ में। जीन थेरेपी, पहले तो याद है आपको, जीन थेरेपी उस बीमारी की कर सकते हैं जो बीमारी डिवाइडिंग सेल की हो, है ना, स्टेम सेल की हो, बोन मेरो के सेल की हो, लिवर के सेल की हो, न्यूरोग्लियल सेल की हो। क्या न्यूरॉन की जीन थेरेपी कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि एक न्यूरॉन में अगर जीन लग, हार्ट की जीन थेरेपी नहीं कर सकते। हार्ट के अंदर अगर एबनॉर्मलिटी आ जाए तो हार्ट के एक सेल के अंदर जीन, भाई जीन थेरेपी एक सेल की चेंज कर सकते हैं ना जीन। अगर एक सेल जिसकी आप जीन थेरेपी, मैंने सारा प्रोसेस पढ़ाया हुआ है, एक सेल की करेंगे तो क्या वो बहुत सारे सेल बनाएगा? अगर हाँ तो आप जीन थेरेपी कर सकते हैं, अगर नहीं तो जीन थेरेपी नहीं कर सकते। तो मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से दिया है पिछले लेक्चर में, पिछले क्लास में। अब जीन थेरेपी के एग्जाम्पल सुने जो 2026 में पूछे जाएंगे, इसीलिए मैं पहले ये बता रहा हूँ। ये मेरी सिग्नेचर, ये सवाल ना आए तो सारे पैसे जो मैंने दिए हैं वो मुझे डबल करके देना, और आ जाए तो ट्रिपल करके देना। हाँ, सुन लें भाई, हेमोफिला का एग्जाम्पल पढ़ाया, जरूरी है पढ़ाना, डिस्कस भी करना जरूरी नहीं है, मैंने पढ़ाया है। कहीं एग्जाम्पल में याद आ रहा है मुझे कि हेमोफिला इज अ लिवर की बीमारी। लिवर क्लॉटिंग फैक्टर नहीं बना पाता क्योंकि लिवर के सेल के अंदर जीन एबनॉर्मल है, लिवर डिवाइडिंग भी है। लिवर का एक सेल लेंगे, जीन निकाल के उसके अंदर हेल्दी जीन डालेंगे, लिवर के अंदर वो सेल डालेंगे तो वो सेल एक नहीं होगा। जीन थेरेपी एक की करेंगी, वो सेल अपने आप की कॉपीज बनाएगा, और बहुत सारे लिवर के सेल ऐसे हो जाएंगे जो इससे बनेंगे और उनके अंदर जीन नॉर्मल होगा, जीन थेरेपी वाला होगा, और क्लॉटिंग फैक्टर बनते जाएंगे। 2-3-4 साल के अंदर सारे बॉडी के सेल क्लॉटिंग फैक्टर बनाएंगे, सारे लिवर के सेल। पढ़ाया था, फिर भी पढ़ा लिया मैंने। दूसरी बीमारी है सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक
अब सिस्टिक फाइब्रोसिस बीमारी क्या है पता है? जो फ्लूइड्स बॉडी में बनते हैं ना, सीक्रेशंस यानी फ्लूइड्स, जैसे म्यूकस है, जैसे टीयर्स हैं, जैसे सलीवा है, जितने भी बॉडी के अंदर फ्लूइड्स हैं, फ्लूइड बनते तो हैं जहां पे बनने चाहिए, बनते तो हैं, मतलब बनाने वाला जीन नॉर्मल होता है, बट वो रिलीज नहीं हो पाते। मतलब जो प्रोटीन उस फ्लूइड को रिलीज करती है सेल से, वो प्रोटीन नहीं होती। उस जीन का नाम है सिस्टिक फाइब्रोसिस, फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन रेगुलेटर, CFTR, सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन। ये देखें सेल, देखें ये मैंने सेल बनाया, सेल मेम्ब्रेन की डबल लेयर होती है ना, ये देखें व्हाइट कलर की मैंने प्रोटीन लगाई, ये व्हाइट कलर की प्रोटीन, ये 3 प्रोटीन बनाई, प्रोटीन 1, प्रोटीन 2, प्रोटीन 3। कौन सी इंट्रिंसिक प्रोटीन है? 1, और ये 2 और 3। अगर मैं कहूं ये 1 जो सीक्रेशन यहाँ पे बनी है ये बाहर रिलीज कर दिए तो कर सकती है। ये ट्रांसमेम्ब्रेन, ट्रांसमेम्ब्रेन का मतलब है मेम्ब्रेन के आर पार, ट्रांसमेम्ब्रेन का मतलब है इंट्रिंसिक प्रोटीन, ट्रांसमेम्ब्रेन का मतलब है ब्रिज की तौर काम करने वाली प्रोटीन। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन रेगुलेटर, ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर, फुल फॉर्म ये है। बहरहाल रेगुलेटर मतलब जो सीक्रेशन हुई है उसको निकालना, रेगुलेट करना, सीक्रेशन जितनी चाहिए बाहर वैक्स बनेगा तो सही, निकलेगा नहीं। इसीलिए लोगों को जेनेटिकली पिंपल्स होते हैं कि उनके अंदर जो बनती है वैक्स वो अंदर जमा होके पस बना लेती है और बाहर नहीं निकल पाती, क्योंकि बाहर रिलीज करने वाला जीन एबनॉर्मल होता है। तो अब म्यूकस तो बनेगी, बट म्यूकस म्यूकोसा से, म्यूकोसा के सेल से बाहर नहीं निकलेगी। अगर लंग्स के अंदर, ये बीमारी खास करके अफेक्ट करती है लंग्स को, काम को, जीआईटी में भी ये म्यूकोसा है ना सारी, क्या म्यूकोसा रिप्लेस होती है, स्किन की तरह दोबारा बनती है। हाँ भाई, आपको अल्सर हो जाती है स्टमक की, मुंह छिल जाता है, छिलके उतर जाते हैं, फिर रिकवर हो जाते हैं ना, मतलब स्किन की तरह, स्किन अगर उखड़ जाए तो दोबारा बन जाती है। ऐसे म्यूकोसा रिप्लेस, रिपेयर होती है, ग्रोथ करती है जैसे स्किन। तो जीन थेरेपी कामयाब होगी कि नहीं होगी? होगी, क्योंकि अगर आप एक सेल की करेंगे उससे 100 सेल बनेंगे, क्योंकि डिवाइडिंग सेल है म्यूकोसा के। तो अगर आपके म्यूकोसा के अंदर हर सेल के अंदर एबनॉर्मल जीन है, म्यूकस बना तो रहा है बट ये प्रोटीन नहीं बन रही, ट्रांसमेम्ब्रेन रेगुलेटर, इससे म्यूकस निकल नहीं रहा, तो ये प्रोटीन लगवानी है ना। तो इसका जीन आप क्या करेंगे यहाँ पे, जीन थेरेपी, म्यूकोसा का सेल निकाल के उसके अंदर जीन निकाल के, वो जो प्रोटीन नहीं बना रहा ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर, वो प्रोटीन बनाने वाला जब जीन ऐड करेंगे तो क्या होगा, जीन थेरेपी, और वो म्यूकोसा के अंदर डाल देंगे सेल, तो वो सेल एक नहीं रहेगा, उस जगह को रिप्लेस कर लेगा, उस जगह पे सारे के सारे सेल कौन से हो जाएंगे, विद नॉर्मल जीन, म्यूकस को रिलीज करने वाले, प्रोटीन बनाने वाले, तो प्रोटीन बन जाएगी और म्यूकस रिलीज होने लगेगी। तो ये ट्रीटमेंट है। अगर ये ट्रीटमेंट ना करें तो लंग्स सांस ना ले पाए, क्योंकि म्यूकस रिलीज होगी जब हम सांस ले रहे हैं ना, नाक के अंदर अगर म्यूकस ना बने ना, तो नाक के जितने भी साइड वाले सेल हैं ये डेड हो जाए, क्योंकि एयर के जो ड्राई एयर जब जाती है तो सेल से पानी डिहाइड्रेट कर ले ना। नाक हमारा सूख क्यों नहीं जाता, सड़ गल क्यों नहीं जाता, क्योंकि नाक के ऊपर जो डायरेक्ट एयर नाक के सेल को टच नहीं कर रही, बीच में फ्लूइड है, म्यूकस है, तो म्यूकस ड्राई हो रही है, जितनी ड्राई हो रही है उतनी अंदर से पैदा हो रही है। म्यूकस पानी है ना, 95% पानी है और 5% ग्लाइकोप्रोटीन है, जिसको आप म्यूकॉइड कहते हैं। एरिथ्रोइड मतलब ब्रेन के सेल के मेम्ब्रेन की ग्लाइकोलिपिड, और म्यूकॉइड मतलब ग्लाइकोप्रोटीन म्यूकस में होती है। ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल में ये लिखी हुई है चीज। सुने भाई, एक और बीमारी है जिसका नाम है ALD। ALD, इसका जीन है ABCD1, इस जीन का नाम है CFTR जीन, ये जीन का नाम है, ये भी जीन का नाम है, ALD बीमारी का नाम है। फुल फॉर्म क्या है, बुक में लिखा हुआ है, याद कर लेना, एड्रीनो ल्यूको। यहाँ पे ल्यूको का मतलब व्हाइट ब्लड सेल नहीं है, यहाँ पे ल्यूको का मतलब है व्हाइट कलर की माइलिन शीथ, पेट व्हाइट होती है ना, माइलिन शीथ जो न्यूरॉन के ऊपर चढ़ती है, कौन बनाता है, न्यूरॉन खुद या स्वान सेल, न्यूरॉन खुद या न्यूरोग्लियल सेल,
ब्रेन के अंदर ओलिगोडेंड्रोसाइट मतलब न्यूरोगिलियल। तो न्यूरोगिलियल सेल का डिसऑर्डर है किसका? अगर मैं कहूं माइलिन शीथ नहीं बन रही यहाँ पे, तो क्या ये न्यूरॉन और ये न्यूरॉन साथ में ये नहीं है क्या? ये कौन से हैं सेल? स्वान सेल है या न्यूरोगिलियल है? अब ये कौन से हैं? ये स्वान सेल हैं। न्यूरॉन के ऊपर ऐसे फुल कवर्ड ये स्वान सेल हैं, मतलब ये सेंसरी या मोटर न्यूरॉन है, और ये दो न्यूरॉन के बीच में है, ये इंटर न्यूरॉन है और ये न्यूरोगिलियल सेल है। तो न्यूरोगिलियल सेल के ऊपर ये होती है क्या? ये माइलिन शीथ होती है। अगर न्यूरोगिलियल सेल के ऊपर माइलिन शीथ होगी तो यहाँ का जो करंट है वो इधर जाएगा। तो अगर 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 ये ना हो, क्या ये ना हो माइलिन शीथ, तो करंट इस न्यूरॉन का इधर, इस न्यूरॉन का इधर। तो जैसे मिर्गी के अंदर, एपिलेप्सी के अंदर एक न्यूरॉन, भाई हजारों न्यूरॉन साथ जा रहे हैं, दिमाग का करंट एक न्यूरॉन से जा रहा है तो उसी से जाए ना। अगर वायर के ऊपर रबड़ ना चढ़ाओ तो दोनों वायर का करंट मिक्स होगा। ऐसे ही न्यूरॉन के ऊपर माइलिन शीथ ना हो या बीच में माइलिन शीथ ना हो तो करंट मिक्स होगा, एपिलेप्सी की तरह सिम्टम होंगे। तो ऐसा कुछ होता है इस बीमारी में। इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, मैं कहूं इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है। ट्रीटमेंट क्या है? सिंपल कि भाई गिलियल सेल को निकालें, लाया निकाला, कौन सा सेल? न्यूरोगिलियल। क्या किया इसके अंदर? डाला क्या? जीन, कौन सा? ABCD1। क्या बनाने वाला? माइलिन। फिर इसको ऐड कर दिया, वापस सेल को रख दिया। अब ये सेल इज्जत से डिवाइड भी करेगा, अपने नए बेटे बनाएगा, नए सेल बनाएगा, न्यूरोगिलियल सेल ओलिगोडेंड्रोसाइट, क्योंकि डिवाइडिंग है, और माइलिन शीथ भी बनाएगा। समझ आ रही है? तो जो माइलिन नहीं बन रही थी वो माइलिन बन गई। अब इसका करंट इसमें, इसका उसमें नहीं जाएगा, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज खत्म। तो ये ALD बीमारी है जिसका जीन है ABCD1। ये बुक में लिखा हुआ है तब बता रहा हूं, इसीलिए नहीं तो मैं रट्टे वाली चीज नहीं बताता। ये बुक में लिखा हुआ है तभी बता रहा हूं, ये याद करने की चीजें हैं। और इन दोनों में से 2026 में पक्का वाला आएगा, एक जो नहीं आएगा वो 2027 में आएगा, एक 2026 में आएगा। ये बुक की लाइन है, बायोटेक्नोलॉजी के टॉपिक से ली गई है, ये जो आज बता रहा हूं मैं बात आपको। अच्छा, मुझे बताएं कि आपको मैंने पढ़ाया है कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कैसे बनती है? हाँ, नहीं पढ़ाया? अरे पूछा पढ़ाया वहां नहीं, लास्ट में टॉपिक है इसीलिए नहीं पढ़ाया, फर्स्ट ईयर में पढ़ाया था, आपको याद नहीं है वो पूछ रहा हूं। सुभान अल्लाह, मजेदार टॉपिक में तांगे न पढ़ाया हुआ किए रह जीवा, सुन लें दोबारा। मजेदार, चटपटी, टेक्निकल, लजीज। भाई के लिए पहले तो आपको सुनना पड़ेगा कि माइलोमा के लिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है किसके लिए? इसके लिए माइलोमा। माइलोमा क्या है? माइलोमा स्किन की कैंसर है। मैं फिर कैंसर को रिपीट कर रहा हूं कि स्किन कैंसर क्या है, कोई भी कैंसर क्या है, क्योंकि कैंसर एक बड़ा मजेदार टॉपिक है, उसकी नो हाउ होनी चाहिए। ये मेरे बॉडी के सेल्स हैं, ये मेरे क्या हैं? बॉडी के सेल्स हैं। ये मैं गोल 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 सेल बना रहा हूं, ये स्किन है। मुझे लग गई चोट। चोट पता है कैसे लगी? इतना मांस, इतने सेल उखड़ गए, टूट गए। तो टूटने के बाद मुझे नहीं लगी चोट, ठीक है, किसी और को लगी है, तो इसके ये सेल हैज गॉन हो गए। अब ये जख्म हो गया, अब इसकी हीलिंग। अब हीलिंग ये जरूरी नहीं कि मुझे कुल्हाड़ी लगी, इट में भी केमिकल ने, सिगरेट स्मोकिंग से ये ब्रोंकस की जो लेयर है वो उखड़ गई, इट में भी ये स्टमक की म्यूकोसा है वो अल्सर हो गई, इट में भी सच्ची मुची ये कुल्हाड़ी से, किसी चीज से, एक्सीडेंट से, पत्थर से ये मांस उतर गया, इट में भी वायरस लगने से ये मांस, इट में भी टाइफाइड होने से ये स्टमक मतलब इन्फेक्शन या इंजरी से सेल मर गए, बात खत्म। अब सुनिए, अब जो बचे हैं सेल वो कहेंगे, उनको कहा जाएगा ग्रोथ करो, हीलिंग करो। जो गए तो गए, जो बचे उनको कहा जाएगा हीलिंग करो। तो ग्रोथ करने के लिए और ग्रोथ को रोकने के लिए दो जीन होते हैं, ग्रोथ को स्टार्ट करने के लिए और ग्रोथ को स्टॉप करने के लिए दो जीन होते हैं। अब जो ये पड़ोसी सेल हैं जो बच गए हैं जख्म से, जो इनको कहा जाएगा तुम ग्रोथ करो, पीछे वालों को नहीं, जो आगे वाले हैं फ्रंट मैन, फ्रंट मैन में से वो टूटे फूटे नहीं, जो सही साबित हैं, उनको कहा जाएगा ग्रोथ करो भाई। तो वो एक सेल से दो, दो से चार बनाते जाएंगे, बनाते जाएंगे, मतलब स्टार्ट, ग्रोथ को स्टार्ट करने वाला जीन उनका क्या है? नॉर्मल, एबनॉर्मल? सबने ग्रोथ स्टार्ट की है कि नहीं की? भाड़ में जाए ना करे ग्रोथ। ग्रोथ को स्टार्ट करने का मसला इतना नहीं है, अगर एक सेल कहे मैं ग्रोथ नहीं करूंगा, हीलिंग नहीं करूंगा, कोई बात नहीं, बाकी तो है ना,
बट अगर ग्रोथ को स्टॉप करने वाले जीन सारे सेल में से किसी एक के पास हो लखन बुद्ध, अगर ग्रोथ को स्टॉप करने वाला जीन क्या हो, एबनॉर्मल हो, तो वो सेल जो जिसके पास ग्रोथ को रोकने वाला जीन क्या है, एबनॉर्मल है, वो नहीं चुप करेगा, वो ग्रोथ करता रहेगा। बाकी सेल ने ग्रोथ कब रोक दी, जब हीलिंग पूरी हो गई, तो तब उनको कहा रोक लो, उन्होंने ग्रोथ रोक ली। बट एक नहीं रुक रहा, कैंसर का नाम है खामखा ग्रोथ, अनवांटेड ग्रोथ, एक्स्ट्रा ग्रोथ, बिना ब्रेक ग्रोथ, ब्रेक फेल गाड़ी के। तो अब ये जो मास बन गया, ये मास से ट्यूमर, और सारे सेल एक जैसे एक दूसरे की कॉपी हैं, तो क्लोन सेल, कैंसरस सेल या ट्यूमर सेल। अब ये अगर एक जगह हैं तो बेनाइन कैंसर, प्राइमरी कैंसर, फर्स्ट स्टेज, हार्मलेस कैंसर। अगर ये कैंसर फैल गई, तो डब्ल्यूबीसी की कैंसर ऐसी होती है, ल्यूकीमिया, आरबीसी की तो होती नहीं क्योंकि आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं है, न्यूरॉन की भी नहीं होती क्योंकि वो डिवाइड नहीं होते, नॉन डिवाइडिंग सेल की कैंसर होती नहीं, कैंसर होती डिवाइडिंग सेल की है, समझ आ रही है। तो ल्यूकीमिया की अगर कैंसर हो तो वो बेनाइन रहती नहीं, प्राइमरी रहती नहीं, डायरेक्ट फैल जाती है। क्यों, तो डब्ल्यूबीसी किसी के साथ जुड़ा ही नहीं हुआ, कपलिंग फोर्स है ही नहीं किसी के साथ। तो सबसे तेजी से फैलने वाली कैंसर ब्लड कैंसर है। अच्छा, अगर उंगली के अंदर कैंसर है, लिवर के अंदर कैंसर है, तो कौन सी जल्दी फैलेगी, लिवर वाली, क्योंकि लिवर फास्ट सॉफ्ट है, लिवर के सेल ग्रोथ करने में तेज हैं और सेपरेट होने में तेज हैं और फैलने में तेज इसलिए हैं क्योंकि वहां पे ब्लड ज्यादा है। और उंगली वाले सेल जल्दी में नहीं फैल जाएंगे क्योंकि इनको रुकावटें हैं, मसल, कंट्रेक्टाइल प्रोटीन, ये वो। सेल अगर कैंसर होगी भी सही, स्लो ग्रोथ होगी और फैलने में बड़ा टाइम लगेगा, समझ आ रही है। तो भाई कैंसर हो गई माइलोमा। वापस आते हैं, ये कैंसर नहीं उंगली वाली, ये वो नहीं, कहाँ की कैंसर है, माइलोमा। माइलोमा कौन से सेल होते हैं, माइलोमा होते हैं मेलानिन बनाने वाले। मेलानिन, मेलानिन क्या है, स्किन की पिगमेंट है, और मेलानोसाइट क्या है, मेलानिन बनाने वाले। तो मेलानोसाइट खामखा डिवाइड करते हैं, कैंसर इज सेड टू बी एज। जब स्किन कैंसर होती है ना, तो नोड, टॉन्सिल वगैरह, लिम्फेटिक सिस्टम स्टिमुलेट हो जाता है और आदमी को पता ही तब लगता है, डॉक्टर को ही पता नहीं लगता कि कैंसर है। डॉक्टर पता नहीं क्या क्या ट्रीटमेंट करते फिरते हैं, ये नहीं है, ये नहीं है, ज्वाइंट काम नहीं करते बच्चे के, उस आदमी के स्किन खराब हो जाती है, ये वो। जब टॉन्सिल सूजने लगते हैं तब डॉक्टर कहता है भाई इसको कैंसर है। टॉन्सिल क्यों सूजते हैं पता है, जब स्किन की कैंसर होगी ना, तो स्किन के नीचे टॉन्सिल है, तो जब स्किन के सेल ज्यादा ग्रोथ करेंगे ना, तो टॉन्सिल नोड जो भी हैं वो उन सेल को खाएंगे क्योंकि उनके अंदर WBC हैं, तो खाते जाएंगे और स्किन की कैंसर और बढ़ती जाएगी। तो टॉन्सिल ओवर फंक्शन करेंगे, ओवर फंक्शन की वजह से सूज जाएंगे। समझा भाई, स्किन जो ग्रोथ करेगी कहाँ, बाहर ग्रोथ करेगी, अंदर की ओर ग्रोथ करेगी। अंदर की ओर ग्रोथ करेगी तो सेल कैंसरस कहाँ जाएंगे, माइग्रेट करके टॉन्सिल्स में, लिम्फेटिक सिस्टम में। लिम्फेटिक सिस्टम का काम है एब्नॉर्मल सेल को एब्जॉर्ब करके खाना। लिम्फेटिक सिस्टम वांट्स कि मैं कैंसर को खत्म करूं, बट कर नहीं पाएगा क्योंकि कैंसर पूरी स्किन पे फैली हुई है। तो अब बात की, अब जो मैं पढ़ाया ये सिलेबस में यहां से रिलेटेड नहीं है, मैंने इंट्रोडक्शन दिया आपको टॉपिक का। अभी जो काम की बात है जो सिलेबस में है वो अभी स्टार्ट हो रही है कि भाई इसका इलाज क्या है, ये सिलेबस में है। ये नहीं था कि कैंसर है क्या, तो हमें तो पहले पता होना चाहिए ना कैंसर है क्या। किसी बच्चे को पता नहीं है कि कैंसर क्या है, तो उसके लिए ये मैंने बता दिया, अभी सुन लें इलाज। हम कहते हैं यार अपने कैंसर के सेल को कैसे मारें, कैसे मारें, कैसे मारें, कैसे मारें। ये इलाज नॉट फॉर ऑल कैंसर, फॉर सम स्पेशल टाइप की कैंसर। पहले मैं सवाल पूछता हूँ आपसे, क्या मुझे बताएं, एक मैंने केमिकल ढूंढा जिसने कैंसर के सेल को चुटकियों में मार दिया, टॉक्सिसिटी टेस्ट की, कैंसर के सेल को केमिकल दिया, कैंसर का सेल फौरन मर गया। और बैरियर, कौन सा बैरियर पता है, बैरियर ये कि कैंसर के सेल पे जो एंटीजन्स हैं वही एंटीजन किसी और बॉडी के सेल पर भी हैं, और बड़ा वाइटल सेल है, बड़ा इंपॉर्टेंट सेल है। क्या ये केमिकल यूज कर सकता हूं बॉडी में, क्योंकि कैंसर के सेल के साथ वो इंपॉर्टेंट सेल भी मर सकता है। तो मैं कहूंगा ये इलाज कामयाब नहीं हुआ क्योंकि मेरे बाकी बॉडी के नॉर्मल और बड़े इंपॉर्टेंट सेल को मारेगा। अगर ये केमिकल, अगर ये एंटीबॉडी कैंसर के सेल को मार रही है और ऐसी एंटीबॉडी और ऐसी एंटीजन कैंसर वाले सेल के जैसी और कहीं है ही नहीं, तो मैं कहूंगा यही फिट इलाज है, दे दो भाई, कैंसर सेल के अलावा किसी को नुकसान नहीं होगा। तो कभी कभी नॉर्मली ट्रीटमेंट ऐसा होता है कि जो एंटीजन कैंसर के सेल के ऊपर है, बाकी सेल के ऊपर भी है, बट वो सेल इतने इंपॉर्टेंट नहीं, तो हम कहते हैं दे दो भाई, बॉडी के सेल मरेंगे बट ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो या तो बॉडी के सेल ज्यादा इंपॉर्टेंट ना हो
या तो वो एंटीजन बॉडी के सेल पे हो ही ना, एट दैट टाइम वो केमिकल या वो एंटीबॉडी हम दे सकते हैं। तो हमने एक इलाज बनाया कैंसर के सेल के लिए। कौन सा? हमने कैंसर का सेल लिया। कौन सा लिया? कैंसर का सेल, मेलानोसाइट, और ये सेल दे दिया चूहे को। किसको? माइस को। अब बताएं, माइस के लिए इंसान का सेल पराया या अपना? मतलब पराया तो क्या, पैथोजन। माइस के लिए हमारा सेल, क्या माइस कहेगा नहीं ये इंसान बड़ा अच्छा आदमी है, उसका सेल है, मैं नहीं मारूंगा। आदमी दूसरे का सेल भी हमारे लिए पैथोजन काउंट किया जाता है। अगर मैं बी ब्लड ग्रुप वाला ए वाले से ले लूं तो मेरी बॉडी क्या कहेगी? ये इंसान का सेल है, नहीं, ये कहेगा फालतू है, ये पैथोजन है, पराया है, और मारेगी। तो बात सुनी, तो चूहे का सेल क्या करेगा? चूहा, ये जो चूहा है ना, ये फौरन बनाएगा क्या? ये जो चूहा है क्या बनाएगा? ये एंटीबॉडी बनाएगा। ठीक है, ये चूहा एंटीबॉडी बनाएगा। और क्या बन गई चूहे के अंदर? टेस्ट की, चूहे के ब्लड से पॉजिटिविटी आई। क्या पॉजिटिव आई? कि भाई चूहे ने एंटीबॉडी बनाई और हमारे सेल को हैज गॉन कर दिया। फिर हमने कहा चूहा तो बड़े काम का है, क्योंकि चूहा हमारे कैंसर के सेल को मारना जानता है। ले लो भाई चूहे को। तो चूहे को लेके आए, और चूहे का चूहे का कौन सा सेल लेंगे? जिसने एंटीबॉडी बनाई है। तो चूहे से क्या निकाला? सेल निकाला। कौन सा? बी सेल के जैसा, स्टेम सेल, बी सेल के जैसा एंटीबॉडी बनाने वाला। और इस चूहे के सेल को हम अपने अपने बी सेल से कंबाइन करेंगे। ये हमारा बी सेल इंसान का, और ये दोनों को मिला के एक ही सेल बनाएंगे। वजह पता है? वजह ये कि हम चूहे के सेल से भी एंटीबॉडी बनवा सकते थे। चूहा इतना है, एंटीबॉडी इतनी बनाएगा, इंसान को इतनी एंटीबॉडी चाहिए, पूरी दुनिया के इंसानों का इलाज करना है। तो हमने फास्टेस्ट मशीनरी ढूंढनी थी, और दुनिया में तेज तरीन एंटीबॉडी बनाने वाला सेल हमारे बी सेल से अलावा कोई और नहीं है। तो इसीलिए हम इन दोनों को हमने क्या किया? हाइब्रिड किया। हाइब्रिड मतलब दो डिफरेंट चीजों को मिलाना। तो चूहे का सेल, हमारा सेल मिल गए। तो चूहे के सेल के अंदर इंफॉर्मेशन क्या थी? एक्टिवेटेड था कि बनानी है क्या? एंटीबॉडी। किसके लिए? कैंसर के सेल के लिए। और हमारे बी सेल के अलावा अच्छा कोई और सेल चूहे के लिए है ही नहीं। जैसे वायरस पराये सेल को यूज करके पराये कंधे पे कुल्हाड़ी मारती है, अपनी वायरस बनाती है, ऐसे चूहे का सेल बी सेल को यूज करके क्या बनाएगा? एंटीबॉडी बनाएगा। किसके लिए? अगर हम ऐसा करते बॉयज, ये डायरेक्ट इंसान का सेल बी सेल को देते तो बी सेल बनाता एंटीबॉडी। बी सेल कहता है नहीं सॉरी, ये हमारा भाई है इंसान का सेल, मैं भी इंसान का सेल, एंटीजन मैंने पहचान लिए, रोज इनको देखता हूं, कैसे बनाऊंगा यार, पागल हो क्या? हमने इस सेल को हमने क्या किया? पागल किया। इस सेल को हमने डायरेक्ट नहीं दिया इंसान का सेल, पहले माइस को दिया। माइस के सेल और बी सेल को मिलाने के बाद हाइब्रिड, और हाइब्रिड भी नहीं, हाइब्रिडोमास बनाया। हाइब्रिड और हाइब्रिडोमास में क्या फर्क है? अब ये एक सेल है तो कॉल्ड हाइब्रिड, जब एक सेल डिवाइड होके ऐसे लाखों करोड़ों सेल बन जाएंगे तो मास बन जाएगा। किसका? ऐसे सेल का जिनके अंदर फ्यूजन है, बी सेल और चूहे के सेल का। तो हजारों लाखों के तादाद में सेल हैं, करोड़ों अरबों खरबों के तादाद में एंटीबॉडी बनाएंगी, और ये एंटीबॉडी इतने बड़े कंटेनर में लेंगे, और इस कंटेनर में से इतनी सी बॉटल भर के 2 करोड़ में बेच देंगे कि भाई ये लो कैंसर का इलाज, कैंसर का इलाज, कैंसर का इलाज। गरीबों के लिए नहीं, अमीरों के लिए है, क्योंकि इसमें एंटीबॉडीज हैं, इस पे बड़ा खर्चा हुआ है। कैंसर होती गरीब मुल्क में है, इलाज अमीरों के लिए। ऐसे जैसे एड्स का इलाज, एड्स गरीब मुल्क में होती है। एड्स का इलाज तो नहीं है परमानेंट, जुगाड़ तो है ना, जुगाड़ तो है ना, बैरियर्स तो है ना, AZT वगैरह। नाम बताएं केमिकल्स का। डिस्कोवी और AZT, प्रोवाडा। तो ऐसी चीजें याद किया करें, याद करने के अलावा कोई हल है? पकड़ चाहते हो भी माँ तुझी तबीयत मोबाइल में दिशा चाहते हो तबीयत के भाई। मैंने एक PDF भेजा है आपको, देखा है PDF? नहीं, मेरा मैं आखिरी बात है भाई,
मैंने एक बात छोड़ दी है, क्या आप अनेश भाई मेरी बात सुन लें, क्या आप जीन सीक्वेंसिंग से या प्रोब से डिजीज की डायग्नोसिस कर सकते हैं? प्रोब से या जीन सीक्वेंसिंग से? तो भाई प्रोब या जीन सीक्वेंस से डिजीज की डायग्नोसिस कर सकते हैं। जेनेटिकल डिजीज को भाई सिंपल बताने की बात ही नहीं है। आपको इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है कि आपका ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पूरा है या कंप्लीट नहीं है? 1990 से लेकर 2003 तक सारे जीन की आपने कॉपीज बना ली हैं और कंप्यूटर में रिकॉर्ड भी है कि फला पहला जीन न्यूक्लियोटाइड ये सब कुछ। तो क्या आपने प्रोब नहीं बना के रखे जीन्स के? प्रोब क्या है? जीन के अंदर ए है तो प्रोब के अंदर उसके अपोजिट सीक्वेंस बना के आपने रख ली है। अगर आपको कोई जीन ढूंढना है तो भी प्रोब यूज करते हैं, बट अगर डिजीज ढूंढनी है, एक बच्चा मां के पेट के अंदर है, कहाँ है? अभी बन रहा है, पहला दूसरा तीसरा दिन है, अभी प्रेगनेंसी हुई है, अब बच्चे की टेस्ट करनी है। अब उस इम्प्लांटेड बच्चे का एक सेल लिया आपने, क्या लिया? सेल लिया। अब आप क्या सुने, क्या 30 के 30,000 जीन के आपके पास प्रोब हैं? हाँ है। तो एक एक प्रोब छोड़ते जाएंगे, जीन के साथ चिपकता जाएगा, चिपकेगा। अगर सही चिपका चार्गफ रूल से तो जीन म्यूटेशन नहीं है। अगर प्रोब में थाइमीन है और उधर गुआनिन है तो ये गुआनिन नहीं होनी चाहिए। या तो प्रोब गलत है या तो जीन गलत है, बट आपको कंफर्म है कि प्रोब सही है और गलत हो सकता है तो जीन। तो आप कहेंगे इस बच्चे में फलां जीन गलत है और इस जीन की वजह से ये बीमारी होगी। तो एडवांस में बच्चा पैदा ही नहीं हुआ, आपने डिजीज को डायग्नोस कर लिया। पैदा होने के बाद भी कर सकते हैं, पैदा होने से थोड़ा पहले भी कर सकते हैं। और पैदा होने से पहले क्या जीन थेरापी से पैदा होने से पहले इस बीमारी को इलाज कर सकते हैं इसका? कि भाई इस बीमारी का किसी सुने आखिरी बात सुने, सपोज करें बीमारी है कहाँ की? ब्रेन की। कहाँ की? ब्रेन की। और आपको पता कब चल गया? पतिकड़ो मिनट सर, पता कब चल गया? पैदा होने से बहुत पहले, अभी गैस्ट्रुला भी नहीं बनी। हो जाएगा। आपने सेल लिए वोरुला से, ब्लास्टुला से या गैस्ट्रुला से, या गैस्ट्रुला से पहले ब्लास्टुला से, एम्ब्रियोब्लास्ट से, और उसकी आपने कर दी क्या? जीन थेरापी, वापस इम्प्लांट कर दिया। अब जो आपकी एंडोडर्म, मीजोडर्म, एक्टोडर्म बनी या ओनली एक्टोडर्म जो बनी, तो वो उसके अंदर आपका नॉर्मल जीन होगा। नॉर्मल जीन होगा, सारे बच्चे में नॉर्मल होगा। समझ आ रहा है? अगर आपका जीन ओनली एक्टोडर्म में हो, मीजो और एंडो में ना हो, तो बच्चे के अंदर तो ट्रीट कर दिया, बट बच्चे के बच्चे एबनॉर्मल होंगे। वजह आप बताएंगे कल या फिर लेक्चर के कमेंट में। इनके छड़ियो न भले छड़ियो मां छड़ियो आ। हेलो 2 मिनट वेयो छोकरो।